स्टूडेंट्स, हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, जिसको हम गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटस या डिक्टियोसोम्स भी बोल रहे होते हैं। इसको डिस्कवर किया था एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन 1898 में इसको डिस्कवर किया था। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। इसमें भी सिस्टर्नी मौजूद होते हैं। सिस्टर्नी हमने कहा था कि लिक्विड का एक रिजर्वायर होता है, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद रहते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टैक है, स्टैक मीन ग्रुप है ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक्स। तो मेम्ब्रेन्स ने एक दूसरे के ऊपर बैग्स की तरह का एक ग्रुप बनाया हुआ है। आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम केक को एक दूसरे के ऊपर हमने रख दे तो वो ये सिस्टर्नी बना देते हैं। एंड ट्यूब्यूल्स विच कनेक्टिंग द सिस्टर्नी, और उन केक्स के दरम्यान में हम ट्यूब्स कनेक्ट कर दे तो ये सिस्टर्नी और ट्यूब्स इस तरह कनेक्शन में रहते हैं, और इनके साथ वेजिकल्स भी अरेंज हुए होते हैं। वेजिकल्स हम किसको कहते हैं? स्मॉल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर को जिसके अंदर कोई केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स ये मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने बना रहे होते हैं। अब अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साइड पर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जबकि यह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस, जो कि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब करीब मौजूद रहता है। इसका एक फेस टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसका एक फेस हमारी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पर होता है। अभी थोड़ी देर में हम इसके डायग्राम को समझते हैं, लेकिन हम इसके बारे में कहते हैं कि चूँकि ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंसेप्ट समझा दिया था कि हमारी वो ऑर्गेनेलीज जो कि एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो डिपेंडेंट होते हैं अपने काम के लिए दूसरों के काम पर। तो इसमें हमने कहा था कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है। फिर हमने कहा था कि इसमें वेजिकल्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं जो कि बडेड ऑफ होते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो आते हैं इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। फिर यहाँ से ये लाइसोसोम्स वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये असल से बाहर सिक्रीट आउट होने के लिए इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वेजिकल्स जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वेजिकल्स या वैक्यूल्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सारे पार्ट्स को हम कंबाइनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये रिसीव करेगा वेजिकल्स को फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और ये उस सिक्रीशन की प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसके अंदर फर्दर हमने मॉडिफिकेशन लेकर आता है और उसको पैक्ड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, और यहीं से फिर ये जो सब्सटेंसेस है ये सेल से बाहर सिक्रीट आउट होने के लिए जाते हैं। जो चीज़ भी सेल से बाहर जा रही होती है तो उसने लाजमी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से गुजरना होता है ताकि यहाँ पर उसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो सके और उसकी पैकेजिंग हो सके। तो हम कहते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, चूँकि ये सेल सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के वो सेल्स जो कि कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ कर रहे होते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स बनाकर रिलीज़ कर रहे होते हैं या हार्मोन्स बनाकर रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर, उन सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उन सेल्स के लिए ये सिक्रीशन वाला काम यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम रीजन्स, जो डिफरेंट पार्ट्स है इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, उसको हम इस डायग्राम से देखते हैं और फिर हम उसको टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये है सेंट्रल स्टैक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन सारे के सारे बैग्स को हम सेंट्रल स्टैक्स बोल रहे होते हैं, और ये जो स्टैक है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये जो सारे के सारे सिस्टर्नी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 2 टाइप के वेजिकल्स मौजूद हैं। एक वो जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे इस सेंट्रल स्टैक में इंटर हो रहे होते हैं, इनको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहते हैं। और एक वो जो कि यहाँ से बाहर हम निकल रहे होते हैं, यहाँ से मैच्योर होकर बाहर अपनी सिक्रीशन को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करने के लिए निकलते रहते हैं। तो इन वेजिकल्स को हम सिक्रीटरी वेजिकल्स हम कह रहे होते हैं। तो चूँकि इसमें वेजिकल्स मौजूद है और इसमें ट्यूब्यूल्स मौजूद है और इसमें सिस्टर्नी मौजूद
मौजूद है, तो इन तीनों को कंबाइनली हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये एक कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गेनेली होता है। अब अगर हम इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसके दो फेसेस होते हैं, एक टूवर्ड्स द न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम कहते हैं सिस फेस, और इसका दूसरा फेस टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। चूँकि ये वाला एरिया करीब आ रहा है न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसलिए हम इसको प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं, और ये वाला एरिया यानी कि जो ट्रांस फेस है ये दूर है न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो इसलिए हम इसको डिस्टल फेस भी कहते हैं। अब इनके बाकी नेम्स भी हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर हम इससे अंदर जाएंगे सेल के अंदर, तो सबसे पहले हमें ट्रांस फेस का सामना करना पड़ेगा। इस बिना पर इस ट्रांस फेस को इनर फेस भी कहा जाता है, और जब हम ऐसे दूर जाएंगे तो आउटर साइड पर फिर हमें सिस फेस नज़र आता है, इसलिए सिस फेस को हम आउटर फेस कहते हैं, मतलब ये इनर और ये आउटर। दूसरी बात, ये जो ट्रांस फेस है ये कनकेव होता है और सिस फेस कन्वेक्स होता है। जो सिस फेस है वो रिसीव कर रहा होता है वेजिकल्स को फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम सिस फेस को रिसीविंग फेस कह रहे होते हैं। फिर वो सारी सिक्रीशंस इन स्टैक से गुजरती हुई यहाँ से वेजिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही होती है। ये एरिया ट्रांस फेस है, तो इसलिए ट्रांस फेस वो एरिया होता है जहाँ से चीज़ें मेच्योर होकर बड ऑफ होती है, इसलिए हम ट्रांस फेस को मेच्योरिंग फेस या शिपिंग फेस कह रहे होते हैं। तो ये हमने सिस फेस और ट्रांस फेस को स्टडी कर लिया, इसके जो बाकी नेम्स थे तो वो भी हमने स्टडी कर लिए। अब हम इसको टेक्स्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं। रीजन्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट रीजन्स है इसके, और हर एक रीजन स्पेशलाइज्ड होता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब जिस तरीके से हमने इसमें सिस फेस स्टडी किया, तो ये रिसीविंग साइड है, ये नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस होता है, और ये कन्वेक्स फेस है और ये आउटर फेस है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे तो ये बाद में हमें दिखाई देगा, इस बिना पर हम इसको आउटर साइड कह रहे हैं। और मीडियल फेस है, जो दरमियान के स्ट्रैक्स हैं उनको हम मीडियल फेस कह रहे होते हैं। ये क्रिटिकल रीजन है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इन प्रोटीन एंड लिपिड प्रोसेसिंग। और एक इसका ट्रांस फेस है जहाँ से वेजिकल्स बाहर निकलते हैं, इसलिए हम इसको मेच्योरिंग साइड कह रहे होते हैं, हम इसको शिपिंग साइड कह रहे होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो करीब होता है, बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस से दूर होता है। और ये कनकेव साइड है और ये इनर साइड है, क्योंकि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो पहले इनर साइड पर हमें ट्रांस फेस दिखाई देता है। तो ये हमने 3 रीजन स्टडी के गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, सिस फेस, मीडियल फेस एंड ट्रांस फेस। हर एक एरिया का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब हम ये स्टडी करते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी है ये बनते कैसे हैं। एक साइड से बनते रहते हैं, फिर मूव करते रहते हैं और फिर दूसरी साइड से निकल जाते हैं। आप इसको यूँ कंसिडर कर लीजिए कि लोग आते हैं, वो लाइन बनाते हैं, फिर वो लोग आगे आगे मूव करते हैं, मतलब वो लाइन आगे आगे मूव करती है और फिर दूसरी साइड से वो लाइन डिसोसिएट हो जाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो सेपरेट डेस्टिनीज़ पर हम चले जाते हैं। तो वेजिकल्स बड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेजिकल्स आते हैं, बड ऑफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू गोल्जी सिस्टर्नी। तो न्यू गोल्जी सिस्टर्नी इन वेजिकल्स की फ्यूजन से बन रहे होते हैं, एक साइड से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं। A new cisternae is added to the cis face of the Golgi stack। तो जो न्यू ऐड होने वाला सिस्टर्नी है तो वो सिस फेस पर ऐड हो रहा होता है उन वेजिकल्स की आपस में फ्यूजन से। एज द सिस्टर्नी मूव थ्रू द स्टैक इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो ये लाइन आगे जाती रहती है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होती रहती है, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस मौजूद है उसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशंस होती रहती है, क्योंकि एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। द मॉडिफाइड सिस्टर्नी इवेंचुअली रीच द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी स्टैक। अब ये ट्रांस फेस तक पहुंच जाती है, ये लाइन ट्रांस फेस तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से वेजिकल्स ने डिसोसिएट होना होता है और जाना होता है टुवर्ड्स द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल। फ्रॉम हेयर द वेजिकल्स बड ऑफ एंड फ्यूज विद ईच विद अदर मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। जिस तरीके से अगर गलत कोई सिक्रीशन बन गई है तो टुवर्ड्स द लाइसोसोम्स भेज जाएंगे, और अगर सही सिक्रीशंस बन गई हैं, प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो गई है, प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह हो गई है, तो इसको फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हमने भेज देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्यूजन करते हैं विद अदर मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। तो हमने स्टडी किया कि जो न्यू सिस्टर्नी है वो ऐड होते रहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती रहती है सिस फेस में, फिर वो आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। मीडियल जो फेस है वहाँ से लाइन आगे जाती है और फिर ये ट्रांस फेस तक पहुँच जाते हैं। तो ट्रांस फेस चूँकि मेच्योरिंग फेस है, इसलिए यहाँ पर हम जो सिस्टर्नी है वो मेच्योर हो जाते हैं और रिमूव्ड हो जाते हैं।
जाते हैं। ये सारा क्यों होता है, मतलब लाइन बनती है, लाइन आगे जाती है, लाइन डिसोसिएट हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि यही प्रोसेस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने स्टडी किया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी है वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, और चूँकि यहाँ से वेसिकल्स निकलते रहते हैं तो ये फिर डिसोसिएट भी हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो इससे पहले भी हमने ये बात की कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है जो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, जो कुछ लिपिड या प्रोटीन टाइप के सब्सटेंसेस बनाकर बाहर रिलीज़ कर रहे होते हैं, जैसे किसी एंजाइम्स, हार्मोन या डिफरेंट तरह के और सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करने वाले सेल्स होते हैं। तो ये सेल सिक्रीशंस में इन्वॉल्व है, ये रिसीव करेंगे अपने जो वेसिकल्स हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन कर देंगे और उसको फिर पैक कर देंगे और उसको फिर अपने बॉडी से वेसिकल्स की सूरत में रिलीज़ कर देंगे। अगर इसको लगेगा कि मैंने कोई गलत पैकिंग कर दी है या प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं फोल्ड हुए हैं या कोई भी मसला हो गया है उन सिक्रीशंस के साथ, तो फिर इसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं भिजवाएगा, बल्कि उन वेसिकल्स को ये भिजवा देगा टूवर्ड्स द लाइसोसोम। जिस तरीके से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहा था कि वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं सिक्रीशंस की, तो इसी तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो काम कर रहा है, तो अगर इससे गलत हो गया है तो उस गलत को ठीक करने के लिए भी फिर ये उन वेसिकल्स को भेजता है टूवर्ड्स द लाइसोसोम ताकि उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये फॉर्मेशन करता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की आपस में कम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब अगर ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जुड़ जाए या प्रोटीन लिपिड के साथ जुड़ जाए या ग्लूकोज लिपिड के साथ जुड़ जाए, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन एक्सेट्रा। तो इन डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्टैक्स के अंदर मौजूद रहते हैं। ऑर्गेनली फॉर्मेशन करता है, जिस तरीके से लाइसोसोम्स है या पर ऑक्सीसोम्स है या ग्लाइऑक्सीसोम्स है, तो उनको भी बना रहा होता है। और इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन भी कर रहा होता है, क्योंकि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये इस तरह के वेसिकल्स को निकालता है कि जिसके अंदर सेल वॉल को सिंथेसाइज करने वाले मटेरियल्स मौजूद रहते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल को बनाने के लिए जितने टाइप की मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जितने टाइप के एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो वेसिकल्स में मौजूद रहते हैं। अब क्या होगा कि जब सेल डिवीजन करेगा और अपने लिए न्यू सेल वॉल हम बनाएगा, तो उसमें ये वेसिकल्स सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। और ये प्रोसेस कब होगा? ये सेल के साइटोकाइनेसिस वाले प्रोसेस में होगा। ये बात आपको समझ आ जाएगी अगर आपको सेल डिवीजन का कंसेप्ट हमने समझ आ जाएगा। तो फिर ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, मतलब इस तरीके से सेल के इक्वेटर पर जमा तो हो गए हैं, फिर फ्यूज़ करेंगे और ये जो स्ट्रक्चर, जो इनिशियल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये एक इनिशियल वर्जन है सेल वॉल का, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ प्रॉपर सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो यहाँ पर हमने 4 फंक्शन स्टडी कर लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, कि ये हमेशा कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि ये अपने काम के लिए उस पर डिपेंडेंट होता है, या वहीं से सिक्रीशंस को रिसीव करता है, उसमें मज़ीद प्रोसेसिंग हम करता है, उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करता है, उसको प्रॉपर पैक कर देता है। जो भी चीज़ सेल से बाहर रिलीज़ होनी होती है तो वो यहीं से गुज़र रही होती है। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट एरिया है कि यहाँ से सेल सिक्रीशंस बाहर निकल रही होती है। और अगर कोई गलत सिक्रीशंस बन गई है तो उसको फिर बाहर नहीं भिजवाएगा सेल से, बल्कि उसको लाइसोसोम की तरफ भिजवा देगा कि इसको डिग्रेड कर दिया जाए। तो ये क्वालिटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमने कहा कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन बना रहा होता है। ऑर्गेनेली फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हमने 3 ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया, दैट इज़ लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइकोक्सीसोम, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया। 3 चीज़ें मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को बनाती है। उसमें एक है सिस्टर्नी, एक है ट्यूब्यूल्स और एक है वेसिकल्स। वेसिकल्स को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं तो उनकी मॉडिफिकेशन की जाएगी, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाएगी और इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल इसको दूसरे साइड से रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसको वहाँ से सेल से बाहर निकलने के लिए रेडी किया जाएगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर सेल के अंदर, उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं जो कि सिक्रीशंस करने वाले होते हैं, जो कुछ बनाकर बाहर भेजने वाले होते हैं। फिर हमने ये कहा
कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सेंट्रल स्टैक। तो उस सेंट्रल स्टैक के दो फेसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस फेस और एक को हम कहते हैं ट्रांस फेस। सिस फेस को हमने प्रॉक्सिमल फेस कहा और इसको हमने कन्वेक्स फेस कहा और हमने इसको कहा कि ये रिसीविंग हमने फेस है क्योंकि रिसीव करता है वेजिकल्स को। जो ट्रांस फेस है उसको हमने कहा कि ये डिस्टल फेस है और हमने कहा कि ये जो है कनकेव है और ये इनर साइड है और यहीं से चीज़ें मेच्योर होकर बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको मेच्योरिंग फेस या इसको हम शिपिंग फेस कह रहे होते हैं। फिर हमने ये बात की कि जो सिस्टर्नी है वो बनते कैसे हैं। तो जो वेजिकल्स आएंगे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आप इसमें फ्यूज़ करते जाएंगे और फिर वो जो लाइन है वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी, वो सेंट्रल वाले एरिया में मतलब दरमियान वाले मीडियल वाले एरिया में आएगी और फिर वो ट्रांस फेस की तरफ चली जाएगी। तो जब ट्रांस फेस से निकल जाएगी की तरफ चली जाएगी तो वहाँ से फिर वो डिसोसिएट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। तो एक साइड से बनते हैं, एक साइड से निकलते रहते हैं और ये करना इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो सके और उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को भी मेंटेन किया जा सके। और फिर हमने 4 फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया। सेल सिक्रीशन की प्रोसेसिंग, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाना, ऑर्गेनेलीज को बनाना एंड सेल वॉल को बनाना। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। आपकी बुक के अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको मैंने प्रॉपर्ली नोट्स की सूरत में अरेंज कर दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो।